अगर आप पढ़ी लिखी हैं, आप जॉब करती हैं, बी अ वुमन। 10 वो औरतें जिनके साथ जेन्युइनली गलत हो रहा होता है, वो जब पुलिस स्टेशन जाती हैं तो पुलिस उनकी एफआईआर नहीं लिखती है। मेरा आखिरी जो हुक था वो यही था कि मैंने क्यों एलिमनी नहीं ली। मैं यूजुअली अपने कंटेंट में कभी भी ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं लेती हूँ जिस पे मुझे जानकारी ना हो, जिस पे मुझे कहानी के दोनों पहलू ना पता हो, या फिर जिसमें कोई ऐसी कंट्रोवर्सी हो जो कि क्लिक बेटी नज़र आए। लेकिन ये जो स्टोरी है जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया है, जहाँ एक बार फिर से विमेन एम्पावरमेंट लॉज जो को औरतों की सुरक्षा के लिए बने हैं उन पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। और एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है कि मैंने मेरा जो पिछला एपिसोड बनाया था रिक्रिएटिंग मी पॉडकास्ट में, उसमें मैंने आखिरी सवाल यही छोड़ा था कि सिंगल पेरेंट की जर्नी में फाइनेंशियल और इमोशनल ये दो ऐसे चैलेंजेस आते हैं, और मेरा आखिरी जो हुक था वो यही था कि मैंने क्यों एलिमनी नहीं ली। आज इस केस की मैं स्पेसिफिकली बात करूंगी, अपने बारे में बात ना करके या शायद अपने एग्जाम्पल से। मैं तो पहले तो मैं 2-3 चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। जिस केस की मैं बात कर रही हूँ आप समझ ही कहेंगे, क्योंकि ये केस इन्वेस्टिगेशन में है इसीलिए मैं किसी भी कैरेक्टर का नाम नहीं लूँगी। दूसरी चीज़, मैं इस अंडर इन्वेस्टिगेशन केस पे किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करूँगी कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि जब भी कोई केस इन्वेस्टिगेशन में होता है तो सिविल लोगों को उनको कोई राइट नहीं होता है बिना केस को समझे और जाने अपनी टिप्पणी देने का, या बिना इन्वेस्टिगेट करे उसकी टिप्पणी देने का। दूसरी चीज़, जो इंसान इस दुनिया से चला गया है, मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए भी वहाँ से कोई बात नहीं करूँगी। जो इंसान इस दुनिया में है, यानी कि उनकी वाइफ, जिनके ऊपर कई सारे एलिगेशंस लग रहे हैं और अचानक से लोगों ने उन्हें विलन बना दिया है, मैं उनका भी पक्ष नहीं लूँगी। लेकिन मैं इस कहानी का एक ऐसा पहलू आपको समझाना चाहूँगी जिससे आपको ये समझ में आएगा कि असल में गलती होती किसकी है ऐसे केसेस में। सबसे पहले तो डिवोर्स के केस में अगर किसी बच्चे की कस्टडी है तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहना चाहूँगी, इनफैक्ट जो मैंने वीडियो का टाइटल भी दिया है, बी अ वुमन। हम कहते हैं ना बी अ मैन, अक्सर हम जब बात करते हैं आपने अक्सर आदमियों को बोलते हुए सुना होगा, हे कम ऑन बी अ मैन, बी अ मैन, यानी कि बी अ मैन ऑफ योर ओन वर्ड्स, बी अ वुमन, बी अ वुमन ऑफ योर ओन कैरेक्टर। आज की तारीख में अगर कोई भी पति पत्नी के बीच में किसी भी कारण से डिवोर्स होता है तो ये सिर्फ वो पति पत्नी का हक है डिसाइड करने का कि उन्हें डिवोर्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उनके बच्चे को भी नहीं है। क्योंकि ज़िंदगी के हर पड़ाव पर आकर आपकी ज़िंदगी बदलती है और आपको पूरा हक है अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का, तो वो कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन अगर आप डिवोर्स ले रहे हैं और आप दोनों वर्किंग हैं तो बी अ वुमन यार, सीरियसली बी अ वुमन। डोंट एक्सपेक्ट कि आप अपने बच्चे के नाम पर या फिर अपने बच्चे की इमोशनल कस्टडी या इमोशनल ब्लैकमेलिंग के नाम पर यू ट्राई एंड टेक मनी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस केस में ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे नहीं पता है, ये केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो मैं ये नहीं कह सकती। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी सोशल मीडिया की ना बड़ी ही ख़ास बात है, हम बड़ी जल्दी किसी को भी हीरो बना देते हैं और बड़ी जल्दी किसी को भी विलन बना देते हैं। आपको याद होगा बहुत सालों पहले एक केस आया था जहाँ पर एक लड़की ने राह चलते एक लड़के पर एलिगेशन लगाया था कि इसने मुझे छेड़ा। उस लड़के के ऊपर केस चला था और 5 साल बाद, आई थिंक यस 5 साल बाद, फाइनली दैट गाय वाज प्रूवन नॉट गिल्टी। और फिर बाद में समझ में आया था कि वो एक कॉन्स्पिरेसी थी। ठीक है, इसीलिए कोई भी केस जब ये सामने आता है ना तो हमें किसी को भी अचानक से हीरो, किसी को भी अचानक से विलन नहीं बनाना चाहिए। लेट द अथॉरिटीज डू देयर वर्क। कमिंग टू द अथॉरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, एक डिवोर्स के केस में सबसे पहले ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हैं और किसी तरह की कोई कंप्लेंट कराते हैं तो ज़्यादातर पुलिस ना हस्बैंड वाइफ या फैमिली के मामलों में पहले एफआईआर करने में हिचकिचाती है। दिस हैज़ हैपन टू मी ऑल्सो। When I went to the police station,
टू फाइल एफआईआर फॉर डोमेस्टिक वायलेंस। पुलिस ने बहुत कम से कम 2.5-3 घंटा मुझे बिठा कर रखा और दे वर नॉट रेडी टू फाइल। उसका एक बहुत सिंपल रीज़न बताती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि करप्ट है मामला, नहीं, ऐसा नहीं है, सबके साथ ऐसा नहीं होता है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि 10 में से 9 एफआईआर जो होती हैं, जहाँ पे महिलाएं जाकर एफआईआर करवाती हैं कि फला फला रीज़न से मेरे हस्बैंड के अगेंस्ट मैं ये एफआईआर करवा रही हूँ, 10 में से 9 ऐसी एफआईआर होती हैं जिस पे पुलिस जब एक्शन लेती है, घर जाती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, तो मैक्सिमम फीमेल्स पलट जाती हैं और वो एफआईआर कैंसिल हो जाती है। तो ऐसे में क्या है कि अगर जो पुलिस की एनर्जी है, टाइम है, वो इसमें गया लेकिन नतीजा कुछ निकल कर नहीं आया। अब इसमें देखिए दोनों ही तरीके से कोई किसी की गलती नहीं होती, क्योंकि हमारे आज के समाज में मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ था कि मैंने मेरे घर पे जब बोला तो मेरी मम्मी ने मुझे बहुत बार यही बोला कि कोई बात नहीं बेटा, एडजस्ट कर ले, सब घरों में ऐसा ही होता है, कहीं कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ तो आपको अडाप्ट करना ही पड़ता है, थोड़ा एडजस्ट कर ले। ये थोड़ा एडजस्ट करने के चक्कर में हम सोचते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं। और ऐसा नहीं होता है कि कोई भी महिला जो है या कोई भी पुरुष जो है वो अपने स्पाउस के अगेंस्ट में पहली बार में ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। उसमें बहुत वक्त लगता है। आप पुलिस स्टेशन तक, आपके कदम, मेरे कदम पुलिस स्टेशन तक शायद 1 बार, 2 बार, 3 बार बढ़े, फाइनली चौथी बार वो पुलिस स्टेशन के अंदर चले ही गए। यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहूँगी और मैं रीट्रेट कर रही हूँ इस बात को कि मैंने अपने आसपास में से बहुत सारे सिंगल फादर्स देखे हैं या फिर डिवोर्स्ड केसेस देखे हैं जहाँ पर आई हैव सीन इन पर्सन कि फीमेल्स बच्चों की कस्टडी को लेकर उसे एक ब्लैकमेल, इमोशनल ब्लैकमेल इशू पॉइंट बनाती हैं। अगेन आई एम सेइंग, बी अ वुमन, डोंट डू दिस। क्योंकि आपने बच्चे को पैदा किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चे के ऊपर इतना हक है कि आप अपने बच्चे के बायोलॉजिकल फादर को उससे मिलने ना दे, unless the biological father or biological mother is a threat, a physical threat to child or a mental threat to child, कि until unless आपके spouse mentally unstable है और they are a threat to your child, that's a different scenario. But अपना conscious clear रखिए, अपने अपने बच्चे को एक ढाल की तरह इस्तेमाल मत करिए केस जीतने के लिए, क्योंकि इसमें अल्टीमेटली आपका बच्चा ही सफ़र करने वाला है। आप दोनों की तो ज़िंदगी जो थी वो 30-35 साल तक पहुंच ही चुकी है, तो आपके बच्चे को मत सफ़र करने दीजिए। कमिंग टू द क्वेश्चन ऑफ एलिमनी, ये मैं बाद में बताऊंगी मैंने एलिमनी क्यों नहीं मांगी, बट मैं बहुत आउट एंड लाउड बोलती हूँ कि हस्बैंड एंड वाइफ में जिसके पास भी बच्चा है वो एलिमनी का हकदार है। चाहे अगर हस्बैंड के पास में है, वाइफ वर्किंग है, तो मुझे लगता है कि लॉ ऐसा होना चाहिए कि वाइफ का एक इनकम का 1% बच्चे की देखरेख में जाना चाहिए, फाइनेंशियल। हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, बच्चा जिसके भी पास है उस बच्चे का एक पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन जो है वो दूसरे स्पाउस के पास जाना चाहिए जिसके पास बच्चा रहता है। एक उसका दूसरा तरीका भी हो सकता है जो बहुत सारी फैमिलीज में होता है, ट्रस्ट फंड। ये स्टार्टिंग में डिक्लेयर कर देना चाहिए कि ठीक है अभी आपके पास पैसे नहीं है ना, आज से 20 साल बाद के लिए एक ट्रस्ट फंड बना कर रखिए, उसमें इतना अमाउंट जो है वो आपको रखना है और वो 18 साल के होने पे आपके बच्चे को मिल जाएगा। देखिए बच्चे के हक में लॉज हो जाने चाहिए। दूसरी बात ये है कि कोई भी लॉ, कोई भी साइंटिफिक इनोवेशन, डिस्कवरी, इन्वेंशन, ये सब जो है इंसान के हाथ में होती है कि हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं उसे, अपने हक के लिए या फिर किसी और के डिस्ट्रक्शन के लिए। अब इसमें ब्लेम करना कि अरे महिलाएं हैं ऐसी होती हैं, अरे आदमी ऐसे होते हैं, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा हमको ना अपना अपना ये दिमाग इस्तेमाल करके ये सोचना चाहिए कि क्या हम उनके बेडरूम में थे जो हमें पता है कि पति पत्नी के बीच में किन चीज़ों को लेकर समस्याएं चल रही थी? क्या उनके हम घर के अंदर थे? नहीं, हमें नहीं पता है। तो फिर हम इतनी जल्दी टिप्पणियां क्यों कर रहे हैं? एक बात मैंने बहुत पहले अपने कई सारे वीडियोस में अक्सर कही है कि जब हम अपनी कहानी सुनाते हैं ना, तो अपनी कहानी में हम हमेशा हीरो होते हैं और दूसरा इंसान विलन ही होता है। अपनी कहानी में कोई खुद को विलन कभी नहीं बताता है।
हमारी सोसाइटी की आदत ये है कि अगर मैं अपने आप को विक्टिमाइज दिखा रही हूँ ना, तो आपकी सिंपैथी हमेशा मेरे साथ आएगी। लेकिन मैं अगर अपने आप को सर्वाइवर दिखा रही हूँ और मैं आगे बढ़कर मैंने पुलिस कंप्लेन की है, मैं केस लड़ रही हूँ और मैं अपना अपफ्रंट मतलब ब्रेव फ्रंट दिखा रही हूँ, तो सोसाइटी हमेशा ये कहेगी ये तो गलती हो सकती है। मैं एक बार फिर से आपको कह रही हूँ, मैं यहाँ पे किसी एक का पक्ष नहीं ले रही हूँ। एक औरत होने के नाते मैं किसी औरत का भी पक्ष नहीं ले रही हूँ। क्यों? क्योंकि बच्चे को ढाल बना के किसी भी तरह का पैसे लेना ये बहुत गलत है। कमिंग बैक टू, आखिर इस केस में गलती किसकी है? मैं तो अभी एक थर्ड पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ही बोल सकती हूँ कि मुझे नहीं पता इस केस में किसकी गलती है। एक्चुअली हुआ क्या मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि हमारा सिस्टम जो है चीज़ों को बहुत डिले कर देता है। फिर चाहे वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाना हो, उस पर एक्शन लेना हो, या फिर आपका कोर्ट में केस चलना हो, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सिस्टम में बहुत डिले हो जाती हैं। मुझे आज भी याद है कि जब मेरा केस डिवोर्स का केस कोर्ट में चल रहा था, तो 2 बार मैं दिल्ली से स्पेसिफिकली जयपुर आई थी ये काम करवाने के लिए, एंड व्हेन आई रीच टू द कोर्ट आई गॉट टू नो दैट द जज इज़ ऑन लीव। आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। आई हैव कम ऑल द वे छुट्टी लेकर, अपने काम से छुट्टी लेकर, एक शहर से दूसरे दूसरे शहर। अब ये सब चीज़ें ना या तो एक फास्ट ट्रैक तरीके में होनी चाहिए, ठीक है? और देखिए 2 अडल्ट हैं लोग, उन उन अगर आपको पता हो किसी भी डिवोर्स केस में पहले काउंसलिंग होती है। अगर आपकी शादी को 7 साल हो चुके हैं तो काउंसलिंग होती है कि आपको कन्विंस किया जाता है कि आप साथ में रहें। लेकिन आप सोच के देखिए 7 साल बाद अगर कोई इंसान डिवोर्स के लिए फ़ाइल कर रहा है तो वो नहीं रह सकते ना साथ में, इसीलिए तो डिवोर्स फ़ाइल कर रहे हैं। तो क्या इतने बड़े अडल्ट लोगों को काउंसिल करने का कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता है? कोई टीनेजर तो है नहीं कि आप काउंसिल करेंगे तो उनकी आंखें खुल जाएंगी। अगर इतनी समझ होती तो वो सेल्फ रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए चले जाते। लास्ट पॉइंट, मैंने क्यों एलिमनी नहीं ली? 2 रीज़न से। पहली बात, सॉरी 3 रीज़न से। पहली बात, मुझे अच्छी तरीके से पता था कि मैं सशक्त हूँ, मैं कमाती हूँ और मैं आराम से मेरा और मेरी बेटी का खर्चा उठा सकती हूँ। हालाँकि आज 9 साल बाद डिवोर्स के जब मैं अपनी बेटी का पूरा खर्चा उठा रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एलिमनी में ऐसा कुछ माँगती कि एक ट्रस्ट फंड बना दीजिए जिससे जब मेरी बेटी 18 साल की हो तो मेरे जो एक्स स्पाउस हैं उनका एक ट्रस्ट फंड से एक पैसा सीधे मेरी बेटी के पास चला जाए, तो इसमें कोई हानि नहीं है, कुछ गलती नहीं है ना? क्योंकि बच्चा तो दोनों का है। ये एक सोल्यूशन हो सकता है इसका। दूसरी चीज़, एलिमनी मैंने इसलिए भी नहीं ली क्योंकि मेरे एक्स हस्बैंड ने कभी ऑफ़र नहीं की और मैंने कभी मांगी नहीं, क्योंकि मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट इतना ज़्यादा है कि मुझे लगता नहीं है कि मुझे कभी कोई चीज़ मांगने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मांगनी ही पड़ रही है तो मेरा कभी हक ही नहीं है। तीसरी चीज़, क्या होता है जब आप डिवोर्स के सिनेरियो में होते हो ना, स्पेशली जब उसमें एक बच्चा इन्वॉल्व होता है और उस स्पेशली अगर वो जो मैरिज है 7 8 9 साल की हो चुकी होती है एंड इट हैज़ गॉन टू बिटर, मतलब इतनी बिटर कि यू एंड योर एक्स स्पाउस, योर हस्बैंड वाइफ कैन नॉट बी देयर इन दैट सिंगल रूम, तब आपको क्या होता है कि आप उस एक ट्रैप से बस निकलना चाहते हो कि मुझे बस निकलना है इस ट्रैप से, बाय हुक और बाय क्रुक, कैसे भी मैं बस निकलना चाहती हूँ, दैट्स इट। मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, ऐसे में मैक्सिमम टाइम ये होता है कि इंसान अपना बच्चा नहीं छोड़ना चाहता है, चाहे वो औरत हो चाहे आदमी हो। मैं तीसरी बार ये सेंटेंस का इस्तेमाल करूँगी, बट अगर आप पढ़ी लिखी हैं, आप जॉब करती हैं, बी अ वुमन। क्योंकि क्या है ना कि एक अगर कोई औरत विमेन लॉज का गलत इस्तेमाल करती है तो यकीन मानिए 10 औरतें सफ़र करती हैं। 10 वो औरतें जिनके साथ जेन्युइनली गलत हो रहा होता है, वो जब पुलिस स्टेशन जाती हैं तो पुलिस उनकी एफआईआर नहीं लिखती है, ये देखकर कि अरे ये मैडम तो बड़ी मॉडर्न दिख रही हैं, इनके साथ कैसे हो सकता है, झूठ बोल रही होंगी, और इसीलिए पुलिस एफआईआर नहीं करती है। तो तो प्लीज़ इस बात को समझिए कि अपने बच्चे को इमोशनल ढाल मत बनाइए, और ये आपके बच्चे का हक है कि उसके जो बायोलॉजिकल फादर हैं या फिर उसके जो फादर या फिर दादा दादी हैं, उनसे मिलने का हक है आपके बच्चे का।
वो मत छीनिए आपका हक ही नहीं है उस हक को छीनने का। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक दिस आंसर्स माई लास्ट क्वेश्चन जो मैंने अपने पॉडकास्ट के पिछले एपिसोड में दिया था कि मैंने एलिमनी क्यों नहीं ली। काफ़ी हद तक मैंने इस केस, इस रिसेंट सुसाइड केस पे भी आपको समझाने की कोशिश की है कि सोशल मीडिया के में किसी भी केस को देखकर एकदम से किसी को विलन और किसी को हीरो मत बनाइए। लेट द इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड। और एक और बहुत छोटी सी बात, एवरीवन इज नाउ आफ्टर दैट वुमेन। आप सोच के देखिए कि वो जो बच्चा है अभी, उसके लिए दी ओनली रिसोर्स टू स्टे अलाइव इज दैट वुमेन ओनली। अब इन सब चीज़ों में सफ़र तो बच्चा ही करेगा ना। अभी अगर उस औरत को उसकी नौकरी से निकाल दिया जाएगा या जैसी भी कमेंट्स आ रहे हैं, तो ये तो वही बात होगी ना, एक आंख के बदले दूसरी आंख ले लो। तो सफ़र तो फिर उस बच्चे ने ही किया ना, जो हम फ्यूचर के लिए क्या ही छोड़ के जा रहे हैं। This is something I would want you to think. And yes, next episode I'll come back with another story from my life. And I'm making a promise. Next story is going to be a happy one.